इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है जी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग दे दें एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड। एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी। सबसे पहले थोड़ा सा माइंड बनाते हैं कि ये क्वेश्चन आता कैसा है। आपको वहाँ पे पेज के ऊपर लिखा होगा कि एग्जामिन द पेशेंट फॉर थायराइड ग्लैंड, दैट इज, ठीक है जी। बस सिंपल उन लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखी होगी, तो इसका मतलब अलग होगा। अगर वो ये बताए कि इस पेशेंट को थायराइड लंप है या थायराइड स्वेलिंग है, तो उसकी एग्जामिनेशन हम फिर अलग करते हैं, ठीक है जी। तो हमने दोनों को जहन में रखते हुए कि कैसे हम एग्जामिन करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है जो हमने जहन में रखने हैं, उनको ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी बात वही है, NRE2 इंशाल्लाह आप लोग दे के आएंगे, तो उसमें रियल पेशेंट कोई नहीं होता। 20 के 20 स्टेशन में से जितने भी लोग बिठाए होते हैं वो हेल्दी पर्सन होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, इसमें मरीज़ कोई नहीं होता। हमें जस्ट वो ये देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या है, हमारी किसी एग्जामिनेशन की तरफ जो अप्रोच है वो ठीक है कि गलत है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे और उसमें हमने चीज़ें कौन कौन सी देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले के हम जिस बंदे की थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करेंगे उसके साथ पहले हम ग्रीट करेंगे, तो लेके सलाम लेके अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो सलाम से करेंगे, फिर इसके बाद उस बंदे का हमें रिस्पांस आएगा वालेकुम सलाम की शक्ल में, ठीक है जी। ये रिस्पांस है, तो पहले हम ग्रीट करेंगे, उसके बाद मरीज़ की तरफ से हमें रिस्पांस आएगी, ठीक है जी। इसके बाद हम अपना इंट्रो देंगे। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर अली हूँ, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है। अब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम मुआयना बताएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके मेरा नाम डॉक्टर अली है, आप लोग अपने नाम लिखें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है जी। मैं उस टीम का हिस्सा हो आपका मुआयना कर रही है, ठीक है जी। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये बताए कि मेरा नाम डॉक्टर अली है, आज मुझे आपके गले का मुआयना करना है, फिर भी ठीक है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है, फिर भी बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप कहे डायरेक्टली कि आज मुझे आपके गले का मुआयना करना है, फिर भी ठीक है। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, दोनों परफेक्ट है, दोनों ठीक है। समझ आ रही है सबको कि नहीं। अब इसके बाद वो कहेगा जी डॉक्टर साहब, फिर आपने उसका बायोडाटा पूछना है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे आपका नाम और आपकी उम्र कितनी है। हम जब भी एग्जामिनेशन करते हैं इसमें हम मरीज़ से कभी भी ये नहीं पूछते कि आप काम क्या करते हैं, उसकी प्रोफेशन नहीं पूछते। हम ये भी नहीं पूछते कि मिसाल आप शादीशुदा है कि नहीं है, और ये भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से आते हैं। मतलब हमने दो चीज़ें देखनी है कि उसकी एज कितनी है और उसका करेक्ट नाम क्या है, ठीक है। पहले कि आपका नाम और आपकी उम्र कितनी है, ये एग्जामिनेशन का रूल है। आपका नाम और आपकी उम्र कितनी है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने दो बातें बतानी है, इन दोनों को कहते हैं बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। ये मरीज़ का क्या है, बायोडाटा है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप मिसाल कहाँ रहते हैं, आप काम क्या करते हैं, तो ये फिर मेडिसिन के हिस्ट्री में हम पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जिनका ताल्लुक डायरेक्ट उसकी प्रोफेशन के साथ होती है। मतलब कफ के साथ हिस्ट्री में कोई बंदा है और फैक्ट्री वर्कर है, तो न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसकी डायरेक्ट लिंक उसकी प्रोफेशन के साथ होती है, वो हिस्ट्री है। बट एग्जामिनेशन में हमें कितनी बातें पूछनी है, दो, एज ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे उसने तो बात, मिसाल के तौर पे वो आपको यहाँ पे जो मरीज़ बैठा है ना, मरीज़ चाहे वो टीचर एज अ खुद एक्ट करता है या किसी को बिठाए हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को वो बता रहे कि मेरा नाम शकील है, मिसाल के तौर पे हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और उम्र जो है वो बताता है, और उम्र 30 साल है, मिसाल के तौर पे उस तरह आपको एक रिस्पांस मिल गया। क्योंकि आखिर में अगर सर हमें कहे कि प्रेजेंट योर केस, तो यू विल से टुडे आई एग्जामिन द पेशेंट नेम शकील एज 30 ईयर फॉर थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन, आपने इस तरह बताना है, ठीक है जी।
तो एज ऑफ द पेशेंट और नेम ऑफ द पेशेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको नहीं भूलना है, ये हमें आखिर तक याद रखना है, ठीक है जी। अब बात स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो नाम और एज हैं, अगर हम साथ अपने पास छोटी सी जैसे कि डायरी टाइप मिलती है वो ले जाए और हम साथ साथ नोट करें, ये ओस्की का पैटर्न ज़रूर है, लेकिन NRE2 के अंदर इतना लोग करते नहीं हैं। बस आप लोगों ने जस्ट सिंपल नाम और उसकी एज याद रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे बेस्ट सेंटेंस ये है कि आज मुझे बड़े प्रोफेसर साहब ने आपकी गले का मुआयना करने के लिए कहा है, ठीक है जी। तो लिखे, अब हम उससे एक किस्म की कंसर्ट लेते हैं, ठीक है जी। तो मुझे बड़े प्रोफेसर साहब ने आपकी गले का, यहाँ पे मैं स्लेश लगाता हूँ, क्यों, मिसाल के तौर पे आप एग्ज़ाम में गए हैं, उसने कहा एग्जामिन द पेशेंट फॉर विच ग्लैंड, थायराइड, या एग्जामिन द पेशेंट फॉर नेक एरिया, ये सेम चीज़ होता है, ठीक है जी। तो आज बड़े प्रोफेसर साहब ने आपकी गले का मुआयना करने के लिए कहा है, या एग्जामिन द पेशेंट फॉर थायराइड लम्प, एग्जामिन द पेशेंट फॉर थायराइड स्वेलिंग। आज आप प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी गले में गिल्टी का मुआयना करने के लिए कहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, जो नेक स्वेलिंग है या थायराइड नोड्यूल है या थायराइड लम्प है, इसको गिल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्टी। जैसे ट्यूमर को भी क्या कहते हैं, गिल्टी। तो नोड्यूल में भी कैंसरस, आरिट में भी नॉट कैंसरस। तो इसको हम जो आम लफ्ज़ों में नाम देते हैं उर्दू में, इसको हम गिल्टी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ थायराइड का है तो आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी गले का मुआयना करने के लिए कहा है। अगर वो कहते थायराइड लम्प की एग्जामिनेशन करे तो आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी गले में गिल्टी का मुआयना करने के लिए कहा है। ये बातें मेरी समझ रहे कि नहीं, दोनों में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पिच है, जो बात आप बताने जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगी आपको कमांड क्या मिला है, ठीक है जी। कमांड के ऊपर हम फिर डिपेंड करते हुए उससे बात करेंगे। सो गले का, या आप लोग लेके गले में गिल्टी, दोनों आप लोग को आ सकती है। गिल्टी का मुआयना करने के लिए कहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीद है कि आप मेरे साथ मुआयने के दौरान ताउन करेंगे, ठीक है जी। इसको कहते हैं रेपो बिल्डिंग, कि हम मरीज़ के ऊपर अपना ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं कि आप इसके अंदर इतना माहिर है, काफ़ी माहिर है कि आप मरीज़ को किसी किस्म का नुकसान हो नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है जी। तो आप यह बताएंगे कि उम्मीद है कि इस मुआयने के दौरान आप भरपूर ताउन करेंगे, ये भी ठीक है। एक और बात सुने, ये देख आप लोग को मैं इसलिए वैरायटी बता रहा हूँ, जिसने जो बोल दिया वो ठीक है। आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके गले में गिल्टी का मुआयना करने के लिए कहा है। मैं इस मुआयने के दौरान भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ पूरे मुआयने के दौरान भरपूर कोशिश करेंगे या ताउन करेंगे, ठीक है जी। तो दोनों ठीक है कि नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने वर्बली स्ट्रांग हैं। मिसाल जितने वर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट आपकी जो वर्डिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो आप लोग नीचे लेके शाबाश, उम्मीद है कि आप मुआयने के दौरान भरपूर ताउन करेंगे। बस आपने सिंपल ये बताना है कि आप लोग भूल ना जाए, इतना बोलना है ताकि आप परफॉर्म अच्छे तरीके से कर ले, ठीक है जी। अब ये तो आप लोगों ने बता दिया। अब वो मिसाल के तौर पे हमने क्या करना है, ये देखिए आप लोगों को एक पिच मैंने दे दिया है, ठीक है जी। अब लेके स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। देखिए ये जो मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पे जितनी भी बातें लिखी है ये हम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो हमारा स्टेशन है वो स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है जी। अब और से सुने, जितने भी लोग बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स बैठे, जो जो बातें बता रहा हूँ उसको गेन करें। मिसाल के तौर पे मैं एज ए स्टूडेंट एक्ट करता हूँ और ये एग्जामिनर हैं, मैं आता हूँ और ये मुझे कहता है कि यार ये बंदा बैठा है, अब उसकी थायराइड एग्ज़ाम करे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो मेरा पहला काम डायरेक्ट सलाम तो नहीं है, मतलब ये तो हम पढ़ेंगे, ये तो हमारी पिच है जो आप लोगों को क्रिएट करना है। अभी सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने मरीज़ की तरफ जब रुजू करना है तो मरीज़ से जो है ना हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन में। किस पोजीशन में, सिटिंग में। आप भी चेयर पे सिट है और वो भी बैठा है, चाहे वो काउच पे बैठा है, एग्जामिनेशन बेड के ऊपर बैठा है, या पेशेंट चेयर पे बैठा है, बट यू शुड एग्जाम द थायराइड इन सिटिंग पोजीशन। तो पहले के पोजीशन विल बी सिटिंग, क्या होनी चाहिए, सिटिंग होनी चाहिए। तो पहले आपने पेशेंट की जो पोजीशन बनानी है वो सिटिंग पोजीशन होगी, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड सिटिंग पोजीशन, ये पहली होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि जैसे आप मरीज़ को कहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आप उस सिटिंग पोजीशन में बैठा है, तो आपने मरीज़ से बात किए बगैर सबसे पहले क्या करना है, हाथ को सैनिटाइज करना है। क्या करना है, हाथ को। तो लिखिए सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड, वहाँ पे सैनिटाइज़र पड़ा भी होता है, आपने सर से पूछे बगैर जाके हाथ को सैनिटाइज, अगर सैनिटाइज नहीं है या आपको दिख ना जाए तो आप सर को कहेंगे कि सर प्लीज़ आई वांट टू सैनिटाइज माय हैंड, दैट इज़ टू मेंटेन गुड हाइजीन। अब वो कहेगा कि ठीक है आप बस हाथ सैनिटाइज कर चुके हैं, बट आपने अपनी तरफ से बताना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखे हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन। ठीक है जी, मतलब कुछ स्टेशन पे सैनिटाइजर पड़ा होता है, कुछ स्टेशन पे नहीं पड़ा होता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से बताना है कि सर इस मुआयने के लिए मुझे सैनिटाइजर चाहिए ताकि मैं हाथ साफ करूं। तो हेड सैनिटाइजेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, अब ये आपने बता दिया। अब इसके बाद क्या होगा, आपने जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक बंदा बैठा है और तुम उसके सामने बैठे हो, तो सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पे हाथ को सैनिटाइज किया और फिर उसके सामने बैठ गए। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, सलाम से लेना है, अस्सलाम वालेकुम, ये सारी चीज़ चलेगी। अब यहाँ तक जब आप आएंगे ना तो मरीज़ को पता चल जाएगा कि आप डॉक्टर है और तुम उसका मुआयना करने आ रहे हो। तो फिर आपने क्या करना है, मरीज़ को बताए कि इस मुआयने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी कमीज़ की 2 बटन खोलें। मिसाल के तौर पे ये आप अपनी शर्ट की 2 बटन खोलें कि जब तक वो बटन नहीं खोलेगा हमें थायराइड प्रॉपर एक्सपोज नहीं होगा। तो लेकिन एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या करना है, एक्सपोजर करना है। इसके बाद हमने मरीज़ को बताना है कि इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि एडिक्वेट एक्सपोजर ज़रूरी होता है। ठीक है जी, एडिक्वेट एक्सपोजर। अब एडिक्वेट एक्सपोजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मरीज़ को बताना है कि इसके लिए ज़रूरी ये है, लेकिन एक्सपोजर से पहले एक बात मैं बता दूँ, ये तो एक्सपोजर से साइड पे थोड़ा सा पहले यहाँ पे लेके रिक्वायरमेंट कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक लेके पीस ऑफ पेपर, मतलब आप लोगों के पास एक पेपर का पीस होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पीस ऑफ पेपर, और दूसरी बात यह होना चाहिए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये 2 एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ग्लास ऑफ वाटर। जब भी हम थायराइड एग्ज़ामिन करें इन 2 चीज़ों के बगैर हम एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले से पड़े होने चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, ये सर ने पहले से ग्लास भी रखा होता है, पेपर भी रखा होता है। अब ये जो पेपर है ये एक पेज भी हो सकता है, ये टिश्यू पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सर को ये बताना है पहले कि सर इस मुआयने के लिए मुझे एक आम पेपर चाहिए और एक गिलास वाटर चाहिए। ठीक है जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, हर एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सो थायराइड की रिक्वायरमेंट ग्लास ऑफ वाटर है और पीस ऑफ क्या है, पेपर होता है। ठीक है जी, फिर हमने एक्सपोजर के लिए बताने, तो आप लोग यहाँ पे लिखे इस मुआयने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी शर्ट या कमीज़, डिपेंड करेगा उसी टाइम पे, कमीज़ के ऊपर 2 बटन खोले ताकि मुआयना बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है जी, एक एक्सपोजर तो ये है। दूसरी बात, और अपनी शलवार को घुटनों तक ऊपर करें, क्योंकि हमें प्री टीबियल क्या देखना है, एडीमा देखना, ये नहीं भूलना। ठीक है जी, शलवार को घुटनों तक ऊपर करें। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको कहते हैं एक्सपोजर। विदाउट एक्सपोजर यू कांट प्रोसीड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हम एक्सपोजर के बगैर नहीं कर सकते। अब मरीज़ ने मिसाल के तौर पे वो बैठा भी है, आपके पास रिक्वायरमेंट भी बराबर है और आपने मरीज़ की एक्सपोजर भी कर दी। नाउ यू आर वेरी रेडी टू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। फिर आपने यहाँ से सबसे पहले मरीज़ को बताने कि अभी मैं आपके गले को देख के मुआयना करूँगा। मिसाल के तौर पे या आपको मैं देख के मुआयना करूँगा, तो पहले लेके इंस्पेक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्योंकि जो पहला प्रायोरिटी है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन। तो हम स्टार्ट ही इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन वो स्टेप है जिसमें हम मरीज़ को देख कर मुआयना करते हैं, बट मरीज़ को हाथ नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे
हम कोई भी लम्प है, कोई भी स्वेलिंग है, उनको न दबाते हैं न टच करते हैं। जस्ट मरीज को 90% ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, देख कर मुआयना करते हैं ताकि इसको हम इंस्पेक्ट करें। ठीक है जी। इंस्पेक्शन में आप क्या देखेंगे, अब उसके बारे में गौर से सुने। तो हम सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे और फिर फेस के नीचे आके थायराइड पे पहुंचेंगे और फिर थायराइड से फिर भी नीचे आके हम टीबिया की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, टीबिया। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में आपने उस बंदे की फेस को देखना है। तो लेके फेस, सबसे पहले हम किसको टारगेट करेंगे, फेस को टारगेट करेंगे। ये तो आप लोगों ने बताना नहीं है। अगर आपसे सर पूछे कि आप इंस्पेक्शन पे क्या देखना चाह रहे, तो फिर अभी जो बातें लिखूंगा ये आंसर आप लोगों ने बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में हमने किसको देखना है, फेस को देखना है। नंबर 1, फेस में लेके व्हाट यू लुक फॉर थायराइड स्वेलिंग इन द फेस। तो लेके आया पेशेंट इरिटेबल है कि नहीं, तो लेके इरिटेबिलिटी हमें क्या मालूम होगा, इरिटेबिलिटी। हाइपर थायराइड पेशेंट क्या होता है, इरिटेबल होता है कि नहीं। तो फेस के अंदर आपने ये देखना है कि आया द पेशेंट इज इरिटेबल आर नॉट। नंबर 2 लेके स्वेटिंग इन द फेस, कि आया हाइपर थायराइड पेशेंट में क्या होता है, स्वेटिंग होता है। तो आप लोग यहाँ पे लेके कि स्वेटिंग है कि नहीं है। ठीक है जी। एजिटेशन है कि नहीं है, एजिटेटेड है कि नहीं है। लेकिन अगर ये एजिटेशन ना भी बोले, सर आई वांट टू लुक इन द फेस आइदर द पेशेंट इज इरिटेबल आर नॉट, आइदर द पेशेंट हैज स्वेटिंग आर नॉट, दैट्स इट। ठीक है जी। ये मोर देन इनफ है, ये फेस के अंदर है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेके आइज, हमने आइज को भी देखना है। ठीक है जी। अब आइज के लिए अभी जब मैं नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करूंगा तो हम मरीज को कहेंगे कि आप बिल्कुल सीधा देखें और हम मरीज की साइड पे आएंगे और उसकी जो आई बाल है उनको साइड से देखेंगे कि बाहर की तरफ तो नहीं आई है। तो लेके एक्सोप्थेलमस क्या चेक करेंगे, एक्सोप्थेलमस। क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म का 80% जो काज है वो क्या था, ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज जो है उसमें द मोस्ट कॉमन फीचर दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेलमस, वो एक्सोप्थेलमस है। ठीक है जी। कभी कभार जो हाइपोथायराइड पेशेंट होता है इसको मिक्स एडीमा कहते हैं, उसमें इस ऑर्बिट के इर्द गिर्द एडीमा होता है। तो लेके पेरी ऑर्बिटल एडीमा, हम पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी चेक कर सकते हैं, बट इसको स्टार करें एक्सोप्थेलमस। अगर वो पूछे इसके अलावा तो दैट इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल एडीमा। फिर अगर वो कहे इसके अलावा और क्या देखेंगे, तो उसी एडिमेटस एरिया में जब आप देखते हैं तो उसमें पफीनेस होता है। क्या होता है, पफीनेस। तो पफीनेस इन द अराउंड द ऑर्बिट इज अ साइन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, बट प्रोट्रूजन ऑफ द आई आउटवर्ड इज अ साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है जी। ये दोनों हमने ये चेक करना होता है। एक तो आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे लेके लेग्स, किस में जाएंगे, लेग्स में जाएंगे। तो लेग्स के अंदर आप लोगों ने टीबिया क्यू मतलब ये है, इसके ऊपर क्या देखना है, प्रीटिबियल एडीमा। प्रीटिबियल एडीमा का होना ये भी किस कंडीशन में होता है, शाबाश, दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड, प्रीटिबियल एडीमा, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। देखिए प्रैक्टिकली जब हम मरीज को परफॉर्म करते हैं, अगर आपको आइज के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, देर इज़ नो एक्सोप्थेलमस, तो देर इज़ नो नीड टू सी प्रीटिबियल एडीमा। बट जब प्रैक्टिकल बंदे में हमें आई के अंदर एक्सोप्थेलमस देखने को मिलती है तो हम फिर साथ क्या चेक करेंगे, प्रीटिबियल एडीमा। क्योंकि ये दोनों जो फीचर है ये स्पेसिफिकली किस डिजीज के साथ है, ग्रेव्स डिजीज के साथ होता है। ठीक है जी। ये आप लोगों ने करना है। अभी हमने मरीज को टच वगैरह नहीं किया है। ठीक है जी। इसके बाद लेके हैंड, हम हैंड्स देखेंगे, दैट इज ऑल अबाउट इंस्पेक्शन। तो हमने हैंड्स को भी देखना है। अब जो हैंड्स है ये हम किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, इस पर हम क्या देखेंगे, नंबर 1 तो लेके सबसे पहले दैट इज स्वेटिंग, कि आया पाल्मर स्वेटिंग है कि नहीं है। क्योंकि हीट इंटॉलरेंस दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे लेके अगर स्वेटी हैंड है दैट इज हाइपरथायराइडिज्म, या अगर वो कोर्स है या रफ है दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है जी। नंबर 2 लेके पाल्मर एरिथीमा, मतलब रेडनेस इन द पाम है कि नहीं है। तो पाल्मर एरिथीमा ये भी हाइपरथायराइडिज्म में होता है। ठीक है जी, पाल्मर एरिथीमा। नंबर 2 आप मरीज को अगर यहाँ पे इंस्पेक्शन में उसकी रेडियल पल्स पे हाथ रखेंगे, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि पल्स का ज़्यादा होना आल्सो इंक्रीज BMR, दैट इज अ साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो आप पल्स भी चेक कर सकते हैं, तो रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन पल्स अगर भूल जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। लेकिन आप चेक करें तो अच्छी बात है। इसके बाद लिखे इसको स्टार करें, ये नहीं भूलना। जो स्टार है ये वो पॉइंट होता है जो हमने कर नहीं होता है। हम मरीज को बताएंगे कि दोनों हाथ ऐसे सीधे करें और उसके हाथ के ऊपर हम वो क्या रखेंगे, ऐसे पेपर रखेंगे और फिर देखेंगे क्या उसमें ट्रेमर्स है कि नहीं। तो लेके फाइन ट्रेमर्स, क्या चेक करेंगे, फाइन ट्रेमर्स। फाइन ट्रेमर इज अ हॉलमार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। वेरी गुड। ठीक है जी। फाइन ट्रेमर इज अ हॉलमार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हम फाइन ट्रेमर्स के लिए
हाथ के ऊपर जो पेपर है वो रखेंगे और इसको क्लोजली देखेंगे कि आया बहुत ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड फाइन ट्रिमर। आपको जो पेपर चाहिए होता है ना, ये पेपर हम यूज इसलिए करते हैं कि टू लुक फॉर हाइपरथायराइडिज्म एंड टू लुक फॉर फाइन ट्रिमर इन द हैंड, ठीक है जी। ये पॉइंट बहुत अहम है। इसके बाद हम पेशेंट को जनाब कहेंगे नीचे लेके ऑफर ग्लास ऑफ वाटर। हम मरीज को बताते हैं जो वाटर है उससे गूंद पिए, समझ रहे कि नहीं। लेकिन जो सिप ऑफ वाटर है गौर से सुने, मरीज को बताते हैं कि इसको आपने निगलना नहीं है, इसको होल्ड रखे मुंह में। जब आप उसको बताएंगे कि उसको स्वालो करे तो देन यू हैव टू लुक इन द नेक एरिया। जब आप नेक में देखेंगे अगर कोई मांस है और वो मिसाल घूंट लेने से मांस अपवर्ड मूव करे, दैट विल बी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। वो क्या होता है? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। तो लेके ग्लास ऑफ वाटर, ऑफर ग्लास ऑफ वाटर, और इसके जो प्रोसीजर है वो बताया है, ठीक है जी, कि ग्लास ऑफ वाटर आप ऑफर करेंगे लेकिन आस्क द पेशेंट टू होल्ड वाटर इन द माउथ। जब आपने मतलब माउथ के अंदर वाटर होल्ड करे देन आस्क द पेशेंट टू स्वालो, आप निकाल ले। और जब एट द सेम टाइम आप उसकी थ्रोट में देखें कुछ जो स्वेलिंग है उसमें कोई मतलब मूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की जो स्वेलिंग होती है दैट इज मूव विद द स्वालोइंग एंड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके पास वाटर नहीं है बट आप दोबारा थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट मालूम करते हैं तो फिर क्या करेंगे? आज द पेशेंट क्या आप जबान निकाले, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, क्या करे? प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। अगर वो जबान निकाले और जबान निकालने के बाद जो स्वेलिंग है उसमें मूवमेंट आती है तो भी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद आपने तो ये सारी, अभी तक हमने मरीज को टच वगैरह इस तरह नहीं किया है, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? इंस्पेक्शन में आता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो नेक है ना उसकी तरफ थोड़ा सा आप लोगों ने क्लोजर लुक देनी है कि अगर स्वेलिंग है तो वो आया ट्रेकिया की एक साइड पे है या दोनों साइड पे है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वेलिंग नजर आ रही है उसकी इर्द गिर्द जो स्किन है वो पेल है या रेड है, यह भी हमें देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। या जो स्वेलिंग है या जो लंप है उसके साथ कोई विजिबल पल्स सेंसेशन है कि नहीं। कभी कभार वेन प्रोमिनेंट हो जाते हैं उसमें हमें पल्सेशन फील होती है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो मतलब आप लोग आखिर में लेके नेक एग्जामिनेशन, जो नेक एग्जामिनेशन है या नेक इंस्पेक्शन, तो नेक इंस्पेक्शन आखिर में हम करेंगे नेक इंस्पेक्शन, ये भी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल नो फॉर द इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ द थायराइड, ठीक है जी। इसके बाद आप मरीज को क्या बताएंगे? अभी मैं आपके गले को हाथ लगा के मुआयना करूंगा, ठीक है जी, और उम्मीद करूंगा कि आपको किसी किस्म की दर्द ना हो, फिर भी अगर आपको दर्द महसूस हो बताया करें। तो जो हाथ लगा के मुआयना का आप करेंगे तो लेकिन दैट इज पल्पेशन, ये क्या है? पल्पेशन है। तो नेक्स्ट जो है इंस्पेक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड पल्पेशन। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब सीखने के लिए आए हैं तो हर एक बंदा नोट करें, ऐसा ना हो कल किसी के पीछे पड़े कि यार इसमें क्या था वो क्या था और भूल जाए। तो इन चीज़ों को नोट करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सेंटेंस खुद क्रिएट करना है कि मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके गले को हाथ लगा के मुआयना करूंगा, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। तो ये क्या है? पल्पेशन। जब भी हम मरीज को टच करते हैं तो हमें उससे कंसर्न जरूर लेते हैं, ठीक है जी, और मरीज से पूछते हैं आपको किसी किस्म की दर्द वगैरह तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपने मरीज को एक किस्म की रिस्पेक्ट भी देनी है, आपने उसकी जो है ना हेल्थ केयर को भी देखना है और आपने उसके ऊपर रेपो भी बिल्ड करनी है, ठीक है जी। अब पल्पेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 हमने थायराइड को लोकेट करना है कि थायराइड है किधर, तो लेके लोकेशन ऑफ थायराइड। तो नंबर 1 जो स्टेप्स होता है दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ थायराइड। मैं आप लोगों को आसान मिसाल देता हूँ। अभी जब हम सेकंड क्लास में मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा कि थायराइड को हम लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है जी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेक के अंदर थायराइड है कहाँ पे, नंबर 1, ठीक है जी, ये पल्पेशन में करते हैं। नंबर 2 लिखें कि फॉर एग्जांपल इफ लंप, अगर थायराइड स्वेलिंग है या लंप मौजूद है। वैसे नॉर्मली NRE2 के अंदर थायराइड लंप जो है वो होता नहीं है, लेकिन आपसे सर वो एंड पे पूछेगा कि आप इमेजिन करें कि इस मरीज को थायराइड क्या है, लंप है, तो व्हाट यू विल सी इन द पल्पेशन। आप पल्पेशन में क्या देखेंगे लंप के अंदर? तो नंबर 1 लेके साइज ऑफ द लंप। हम इससे ये मालूम कर सकते हैं कि लंप की साइज छोटी है या बड़ी है। तो लंप को टच करने से हमें इसका इतना अंदाजा होता है, पिन पॉइंट तो नहीं बता सकते, पिन पॉइंट तो हमें फिर आगे CT बताएगी, एक्सरे बताएगी, लेकिन हमें हाथ लगाने से इतना अंदाजा होता है कि लंप की साइज स्मॉल है या लार्ज होता है, ठीक है जी। नंबर 2 लेके साइड ऑफ द लंप। साइड मीन सिमेट्री,
क्या या यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। जो थायराइड ग्लैंड है इसके कितने लोब्स होते हैं, 2। ये बटरफ्लाई शेप है और आप लोगों को पता है कि बटरफ्लाई शेप जो लम है, जो नोड्यूल है, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी हो सकती है। ठीक है जी। नंबर 2 लेके उस लम के अंदर जब आप हाथ लगाते हैं कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी, कि भाई जो लम है कंसिस्टेंसी के सामने लेके दैट इज कॉल्ड फर्म और हार्ड, या मिसाल के तौर पे सॉफ्ट और हार्ड, कि जो लम है आया उसके अंदर लिक्विड है या बिल्कुल हार्ड लम है, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। नंबर 4 लेके उस लम के अंदर आप टेम्परेचर चेक करते हैं कि कोल्ड नोड्यूल है या हार्ड नोड्यूल है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कोल्ड नोड्यूल और हार्ड। आप जब जैसे ही हाथ लगाएंगे कुछ लम्स में ऐसा फील होता है कि जिस तरह फीवर है इंसान का, बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, और कुछ लम्स ऐसे होते हैं, कुछ स्वेलिंग ऐसे होते हैं जिसको हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस होता है। तो हमें ये भी देखना है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट लम्प, क्या या उसमें कोल्डनेस है या हार्डनेस है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जितने भी थायराइड नोड्यूल्स के मरीज आते हैं 95% ऑफ द नोड्यूल्स आर नॉन कैंसरस। क्या होते हैं, नॉन कैंसरस। ओनली 5% नोड्यूल इन द थायराइड आर कैंसरस, वो कैंसरस होते हैं। बहुत लोग मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब उनके गले में मसला है, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा इशू होता है थायराइड के अंदर। ठीक है जी। इसमें गोइटर, डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड इज कॉल्ड गोइटर। अब जो मरीज आते हैं वो ये कहते हैं कि इनको नेक के अंदर कोई लम्प या कोई मांस महसूस होता है, कोई गिल्टी महसूस होती है, एक पॉइंट। कभी कभार मरीज आता है कि डॉक्टर साहब उसको सांस तक नहीं आ रही, जब कोई चीज़ खाता है मरीज या कोई सांस भी लेता है तो उसमें ऐसा लगता है कि उसके गले में कोई चीज़ स्टक हुआ है, तो उसको भी थायराइड इशू हो सकते हैं। और कभी कभार मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मुझे इशू नहीं है, मैं जस्ट अपनी हेल्थ चेकअप के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे नेक के एक्सरे करने चाहिए। और जब आप एक्सरे करते हैं तो उसमें पता चलता है कि थायराइड के अंदर क्या है, लम्प है या नोड्यूल है। तो इसका मतलब यह है कि 80% लोगों में जो थायराइड लम्प है ये एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं। क्या होते हैं, एक्सीडेंटली। बाद लोगों में तो बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, ग्वाइटर, डिफ्यूज एनलार्जमेंट, कभी कभार ग्वाइटर इतना बढ़ जाता है कि इंसान की स्किन से बाहर आ जाती है, समझ रहे कि नहीं, तो हमें देखने से पता चलता है। लेकिन थायराइड लम्प हमेशा हमें विजिबल नजर नहीं आता। सम लम्प्स आर देयर बट दे आर नॉन विजिबल, तो वी शुड डायग्नोज दैट लम्प ऑन एक्सरे और सीटी एटसेट्रा। तो हमें लम्प की क्या देखनी है, साइज देखनी है, साइड देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है और साथ में टेम्परेचर देखना है। ठीक है जी। ये वो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने अगर सर पूछे तो आप लोगों ने इसको याद करना है और ये बताना है कि लम्प में आप पाल्पेशन पे चेक क्या करना चाह रहे हैं। और आखिर में लेके टेंडरनेस, क्या वो पेनफुल है या पेनफुल नहीं है। तो हमने आखिर में 5 बातों में लास्ट वन ये देखना है कि आया वो पेनफुल है या पेनलेस होता है। ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फॉर द थायराइड लम्प पाल्पेशन। ठीक है जी। ये आप लोगों ने कर ली। फिर इसके बाद जब भी आप थायराइड की पाल्पेशन करते हैं तो बहुत सारे थायराइड पैथोलॉजीज ऐसी होती है कि वो नियर बाई लिम्फ नोड में जाती है। कहाँ पे जाती है, लिम्फ नोड। तो लेके जनाब सर्वाइकल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन हमने इसके साथ ज़रूर करना है कि हम सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को एग्जामिन कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन ऑफ, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है जी। एग्जामिनेशन ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड जो है हेड एंड नेक के अंदर हम चेक करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी में भी अ साइन ऑफ थायराइड डिजीज। ठीक है जी। जो थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, पल्पेबल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले के हमने स्टार्ट करना है, अभी मैं प्रैक्टिकल आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगी। तो नंबर 1 लेके सब मेंटल लिम्फ नोड, सबसे पहले क्या करेंगे, सब मेंटल। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके सब मैंडिबुलर, इसके बाद हम जो चेक करेंगे दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। फिर इसके बाद 3rd नंबर लेके दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है जी। टॉन्सिलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। भाई जो सीक्वेंस समझाऊंगा ये सबको आना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि लिम्फ नोड में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को सीक्वेंस अच्छा आना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके प्री आरिकुलर, इसके बाद क्या होता है दैट इज कॉल्ड प्री आरिकुलर लिम्फ नोड, LN स्टैंड फॉर लिम्फ नोड। फिर इसके बाद रेट्रो आरिकुलर, रेट्रो आरिकुलर, रेट्रो का मतलब क्या है, बिहाइंड, या आप लोग लेके पोस्ट आरिकुलर, सिंपल पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑक्सीपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। एक क्या होता है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। ठीक है जी। ये सारे के सारे हमने सीक्वेंस वाइज चेक करने हैं। ठीक है जी। एक्चुअली वो आपने जस्ट एक्टिंग करनी है, एज अ डॉक्टर एक्ट करना है, ताकि सर को पता चले कि आपकी हाथ जहाँ पे पड़ी है उनको पता हो कि किस लिम्फ नोड को देखना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं
व्हाट यू आर पल्पेटिंग, आई वांट टू चेक बिलो द चेन सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कौन से लिम्फ नोड को कहाँ पे चेक करना है। ठीक है जी, नॉर्मली जो लिम्फ नोड्स होते हैं इफ दे आर नॉट इन्फेक्टेड दे आर नॉट पल्पेबल, ये पल्पेबल नहीं होते, लेकिन डिजीज के अंदर जब ये इन्वॉल्व होते हैं सो देन लेटर दे बिकम पल्पेबल, वो पल्पेबल हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद लेके 7वें नंबर पे दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, मिसाल के तौर पे एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है जी, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, और आखिर में लेके पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है जी, पोस्टीरियर सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ये भी हमने चेक करना है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इस लिम्फ नोड को जब हम चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले मरीज की मालूम करनी है SCM, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। क्या मालूम करना है? स्टर्नोक्लीडो। अब आप लोगों को जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा तो लैंडमार्क बताऊंगा कि कैसे मालूम करते हैं। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के सामने जो लिम्फ नोड होंगे वो एंटीरियर है, और उसके पीछे जो होंगे दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। अगर आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है तो नेक ट्राइंगल्स होते हैं। क्या होता है? नेक ट्राइंगल, एंटीरियर ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर लिम्फ नोड आते हैं उनको पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे लिम्फ नोड एज अ ग्रुप देखते हैं इन थायराइड एग्जामिनेशन, और इन सब को एज अ ग्रुप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है जी, हेड एंड नेक एरिया के अंदर ये सर्वाइकल ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? लिम्फ नोड। अगर और भी अच्छा करना है ये तो करने ही है, इसके अलावा अगर आप इसी नेक में इस क्लेविकल के ऊपर थोड़ा हाथ रखें तो सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड क्या चेक करेंगे? सुप्रा क्लेविकुलर, वो भी कर सकते हैं। बट जो थायराइड के लिए हमें चाहिए वो 8 या 7-8 किस्म की जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है ये हम जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सारा का सारा ये पल्पेशन का हिस्सा है। किस चीज का? पल्पेशन का हिस्सा है। ठीक है जी, ये तो आप लोगों का हो गया पल्पेशन। इसके बाद लेके आप मरीज को बताएंगे कि अभी मिसाल में आप लोग के पास स्टेथोस्कोप होगा कि इस आले के जरिए मैं अपना मुआयना आगे लेके जाऊंगा, तो आपने जस्ट एक्टिंग करनी है। जो स्टेथोस्कोप है उसका जो डायफ्राम है, क्या है? डायफ्राम, वो थायराइड की एक साइड पे और दूसरे साइड पे रखना है। कभी कभार हमें गर्गलिंग साउंड आती है, वो इसलिए जो हाइपर थायराइड मरीज होते हैं उनमें व्हाट इज द वास्कुलरिटी, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। हाइपर थायराइड पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, तो उसमें थायराइड ब्रूई होता है। क्या होता है? थायराइड ब्रूई। तो लेके अस्कल्टेशन आखिर में, इसमें परकशन का कंसेप्ट नहीं है, परकशन हम थायराइड में नहीं करते। ठीक है जी, तो इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, और आखिर में क्या है? अस्कल्टेशन है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने 3 स्टेप्स के अंदर इसको मालूम करना है और एग्जामिन करना है। तो आखिर में लेके दैट इज कॉल्ड अस्कल्टेशन। तो हम एंड पे अस्कल्टेशन करेंगे। इफ समवन आस्क यू व्हाई यू आर डूइंग अस्कल्टेशन, टू लुक फॉर थायराइड ब्रूई। ये हम थायराइड ब्रूई को, इसमें टी साइलेंट होता है, ये ब्रूइट नहीं है, ये ब्रूई है। ठीक है जी, थायराइड ब्रूई इज अ एबनॉर्मल साउंड दैट वी हर्ड ऑन स्टेथोस्कोप ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलरिटी, ड्यू टू इंक्रीज या हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन। जब ब्लड सप्लाई बहुत तेज होती है तो वेसल के अंदर इसकी एक स्ट्राइकिंग साउंड आती है जो हमें थायराइड के ऊपर सुनने को मिलती है ऑन स्टेथोस्कोप। अगर थायराइड ब्रूई किसी मरीज में ऑडिबल है, सुनने को मिले, दैट विल बी अ केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या है? हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना तो इसके बाद आप क्या करेंगे? सिंपल, मजाल नहीं है कि आप लोग फेल करें इसमें। मतलब इन लोगों ने आपको डायरेक्टली, अगर आप ये भी पूछेंगे कि सर इस मुआयने के लिए मुझे ग्लास ऑफ वाटर और पीस ऑफ पेपर चाहिए, और मैं आपसे सिंपल ये पूछूं डॉक्टर साहब पीस ऑफ पेपर के क्या करना है? टू लुक फॉर फाइन ट्रेमर्स। क्या देखने हैं? फाइन ट्रेमर। व्हाट इज द ग्लास ऑफ वाटर रोल? टू लुक फॉर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। तो आपको 95% वहां से पास करेगा। इसको थायराइड डेप्थ का पता है, इसको थायराइड कंसेप्ट का पता है। अगर आप लोग फिर इसमें आगे पीछे कुछ चीजें गलत भी करें वो फिर आपको वैसे ही पास कर, आपकी जब स्टार्ट अच्छी होगी तो आपका एंड भी डेफिनेटली अच्छा होता है। तो हमें जब भी कोई एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है तो हमें सोच समझ के करना है, खुद को टेंस नहीं करना है, खुद को आप लोगों ने ओवर थिंकिंग में नहीं लेके जाना। सिंपल जो रिक्वायरमेंट है हर एक एग्जामिनेशन की वो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट करें तुम आके लिम्फ नोड कर रहे हो और कहते सर मैं तो भूल गया मुझे ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, फिर ऐसा नहीं होता। वो आप लोगों को खुद बताएंगे, ऐसा तरीका है नहीं और आपको फेल कर देगा खुदा ना ख्वास्ता। तो जो एग्जामिनेशन की रूल है, रिक्वायरमेंट है, वो आपने पहले फुलफिल करने होते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब आप लोगों को इसके बाद क्या करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं कि सर आई डिड विद माई एग्जामिनेशन। ठीक है, यू डन विद एग्जामिनेशन, बट जो आपने पेशेंट को एक्सपोज किया है उसको दोबारा जो है ना कवर करने के नहीं, आप मरीज को आखिर में बताएं कि आप अपने बटन जो है वो दोबारा बंद करें
अपनी शलवार नीचे करे, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके तावन का शुक्रिया। ठीक है जी। तो आखिर में लेके कवर द पेशेंट मस्ट, ठीक है जी, आपने आखिर में यहाँ पे लेके इन द लास्ट कवर द पेशेंट, हमने मरीज को जरूर क्या करना है, कवर करना है। ठीक है जी। और आखिर में मरीज को अप्रिशिएट करना है कि आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, आपके ताउन का शुक्रिया। तो आप लोगों ने ये चीज़ इस तरह जो है ना एंड करनी है। फिर इसके बाद मिसाल के तौर पे आपसे सर पूछे, ये पूछता नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए व्हाट यू सी इन द एग्जामिनेशन, मैंने आपको कहा कि 99% वहाँ पे जो लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो आपकी जस्ट अप्रोच देखेंगे कि आपको आता है कि नहीं। सर टुडे आई एग्जामिन द पेशेंट फॉर नेक रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड, नेम शकील एज 30, याद है कि नहीं, नेम शकील एज 30, initially on my inspection there is no irritability on the face and on my closer look there is no exophthalmos in both eyes. Regarding my inspection further, there is no pretibial edema sign in the lower limb and the patient sit in a very relaxed state, and on my closer look there is no any prominent nodule in the neck area. But when I palpate the patient, submandibular, tonsillar, pre and post auricular, all the cervical group of lymph node are normal and they are not palpable, and I didn't hear any thyroid bruit on my auscultation. So that is for me a normal thyroid examination. समझ रहे कि नहीं। तो आप लोगों ने जो चीज़ की है ना उसको सिंपल वर्ड में इकट्ठा करके 3-4 लाइन में बताना है कि आपने करा क्या है। क्योंकि मिसाल आप इस मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको एज अ डॉक्टर हम देखते हैं, तो हमने तो उसको देख रहे, अब देखने के साथ जो जहन में आ रहा है कि मिसाल उसको थायरोग्लोसल डक्ट है कि नहीं, वो इरिटेबल है कि नहीं, वो तो आपको पता, एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आप क्या देखने चाह रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कभी कभार कि इंस्पेक्शन पे आप क्या देखना पसंद करेंगे, आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ क्या करेंगे, आप पीस ऑफ पेपर से क्या निकालेंगे। तो अगर आपको इसके रीजन का पता है कि व्हाई आई नीड दिस थिंग, व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, तो इंशाल्लाह यू पीपल विल बी पास। ठीक है जी। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ थायराइड। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बंदे को यहाँ पे बैठा के पहले मैं परफॉर्म करूंगा, फिर 2-2, 3-3 मिनट आप लोग भी करेंगे, तो आप लोग की ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी आएगी, जो गलतियां है वो भी निकलेगी। इसमें आप लोग गलत करेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर गलत करेंगे, फिर ठीक करेंगे, बट एट द एंड इंशाल्लाह एवरीवन विल बी डन करेक्टली। ठीक है जी। सो दैट इज थायराइड। आज हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन भी है, तो लिखे एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम, ये भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ क्या? ओके, इसमें पेम्बर्टन साइन है, ये और साइन है, बहुत सारे थायराइड के अंदर साइंस है, लेकिन उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। जो ओस्की की रिक्वायरमेंट है MBBS लेवल पे वो यही है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे थायराइड एंडोक्राइनोलॉजी है, ये स्पेशलाइजेशन में FCPS में PG में इसमें पर लोग आते हैं, बट जो मेन पॉइंट्स है वही है। प्लीज जो मेरी तरफ से इंशाल्लाह बताऊंगा, इसमें सर कहेगा इनकम्प्लीट, एग्जाम के बाद बताना कि सर ये तो इनकम्प्लीट थी, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी के अंदर जिसने जवाब दे दिया वो इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा बहुत सारे और चीजें करने को होती है, लेकिन अगर हम उस रेयर चीजों की तरफ जाए तो हम ये कॉमन चीजें मिस कर जाएंगे। ठीक है जी। तो जो मेन ओस्की की रिक्वायरमेंट है उसी को ही फोकस करेंगे। ठीक है। अब लेके एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम, सेरेब्रम नहीं, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है जी। 1-2 दफा एग्जाम के अंदर आ चुका है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ और एनआरई स्टेप 2। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम है इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम से पहले एक थोड़ा सा आप लोग को इसके 3-4 पॉइंट्स बताता हूँ। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको हम न्यूरोलॉजी के अंदर लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। तो आप लोग इसके 2-3 पॉइंट्स लेके, ताकि आप लोग को बैकग्राउंड पता हो। यहाँ पे लेके आल्सो नोन एज विच ब्रेन? लिटिल ब्रेन। एक्सीलेंट। ठीक है जी। लिटिल ब्रेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा आप लोग को इसकी लोकेशन भी समझा दूं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन, अब देखिए आप लोगों ने इधर फोकस करना है, दिस कॉल्ड मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन के ऊपर फोर ब्रेन है और नीचे हाइंड ब्रेन होता है, ऐसा है कि नहीं? हाइंड ब्रेन का वो हिस्सा जो किसके साथ अटैच है? मिड ब्रेन, इसको पोन्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोन्स। और पोन्स के नीचे हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है जहाँ पे ब्रेन खत्म होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, दीज 3 थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये क्या है? ब्रेन स्टेम है। ठीक है जी। अब ये जो मेडुला है इसके नीचे यहाँ पे फोरामेन मैग्नम का नाम सुने कि नहीं, वहां से स्टार्ट होते हैं स्पाइनल कार्ड। ये क्या है? स्पाइनल कार्ड है। अब सवाल ये है
कि ऊपर अगर हम यहाँ पे फोकस करें ये, तो ये एरिया सारा ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जिसको हम फोर ब्रेन या सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा ऐसा ब्रेन दिखाएगा ना, ऐसा जिसपे आपको सीधा, मिसाल के तौर पे आपको सीधा सीधा ऊपर मिड ब्रेन नजर आए, पोन नजर आए और मेडुला ओब्लांगेटा, इन तीनों का नाम क्या है? सारे बोले ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम के सामने अगर हमें कोई चीज नजर ना आए, इसको हम कहते हैं वेंट्रल व्यू या एंटीरियर व्यू। क्या कहते हैं? वेंट्रल व्यू और एंटीरियर। अगर हम इन तीनों चीजों की बैक साइड पे जाए, कहां पे जाए? बैक साइड पे पोस्टीरियरली, तो हमें सेरिबेलम मिलता है। क्या मिलता है? सेरिबेलम। तो गौर से सुने, सेरिबेलम लोकेटेड ऑन द ब्रेन स्टेम पोस्टीरियरली, उसके पीछे पड़ा है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है? अबव द सेरेब्रम है कि बिलो? शाबाश, क्योंकि सेरेब्रम तो ये है, सेरेब्रम तो मिड ब्रेन से ऊपर है कि नीचे? हाँ जी, ऊपर है। तो मतलब जो सेरिबेलम है वो तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के कहाँ पे पड़ा है? बैक साइड पे पड़ा है। तो सेरेब्रम के नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। तो गौर से सुने, सेरिबेलम इज अ लिटिल ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। कहां पे पड़ा है? बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, बिलो सेरेब्रम एंड अबव स्पाइनल कॉर्ड। किसके ऊपर होता है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। अब समझ गए कि नहीं? मैं फिर से एक दफा रिपीट करता हूं। बिहाइंड क्या पड़ा है? ब्रेन स्टेम। के ब्रेन स्टेम के पीछे पड़ा है, सेरेब्रम के नीचे पड़ा है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पड़ा है। इसको कहते हैं लोकेशन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है जी। अब जो सेरिबेलम है, इसके साथ नजदीक हमें मिलता है फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें सीएसएफ होता है। क्या होता है? सीएसएफ। और उस फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ आगे सब अरेक्नोइड स्पेस में जाती है। कहां पे जाती है? सब अरेक्नोइड स्पेस में। ठीक है जी। जस्ट ये वाइवा क्वेश्चन है। इफ सर आस्क यू वेयर इज सेरिबेलम इन द ब्रेन, सर इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। कहां पे? बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, बिलो द सेरेब्रम, अबव द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। ये आप लोगों ने बस बताने, सिंपल। और आप लोगों को पता है, देखें अब ये मुझे बताए ये क्या है? ये सेरिबेलम है कि नहीं? अब ये सेरिबेलम है मिसाल के तौर पे, और ये भी क्या है? सेरिबेलम है। इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं। कितने होते हैं? दो। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें, इधर फोकस करें, सारे लिखना नहीं है। अगर ये सेरिबेलम है एक हेमिस्फीयर और ये दूसरा है, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखे, ये जो कनेक्शन पॉइंट है, जो लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को किसके साथ मिलेगा? राइट के साथ। इसको वर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिस। तो वर्मिस इज द मिडल पार्ट ऑफ सेरिबेलम विच कनेक्टेड इट्स टू हेमिस्फीयर। जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, उसको मिलाने के लिए जो जंक्शन होता है सेरिबेलम के अंदर, उसका नाम क्या है? वर्मिस होता है। समझ रहे कि नहीं? अब वर्मिस डैमेज होने से एटाक्सिया होता है, ट्रंकल जो है ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। लेकिन अब गौर से सुने, ये ब्रेन है मिसाल के तौर पे, ये सेरिबेलम का राइट साइड है और ये सेरिबेलम का लेफ्ट साइड है। अब आप लोग को शायद पता होगा कि सेरिबेलम हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। समझ रहे कि नहीं? सेरिबेलम हेल्प इन बैलेंस मेंटेनिंग, सेरिबेलम हेल्प इन टोन्स ऑफ द मसल। ये सारे इसके फंक्शन है कि नहीं? अब सवाल ये है कि अगर ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, तो उसका काम मेरे बॉडी के ऊपर उसी साइड पे होता है। तो वी से कि ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर कनेक्ट द बॉडी टू कंट्रोल इट्स बैलेंस एब्सोल्युटली। क्या करता है? एब्सोल्युटली सेम साइड पे करता है। जैसे सेरेब्रम है, सेरेब्रम में अगर स्ट्रोक है लेफ्ट साइड पे, तो मसला किस साइड पे आता है? राइट साइड पे। तो जो सेरेब्रम है वो बॉडी अपोजिट साइड पे कंट्रोल करती है, उसको कहते हैं कंट्रालेटरल। क्या कहते हैं? कंट्रालेटरल। बट जो सेरिबेलम है, उसका अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, अगर राइट है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करेगी। तो दैट इज कंट्रालेटरल और एब्सिलेटरल। दैट इज एब्सिलेटरल। वो क्या होता है? एब्सिलेटरल। अब आपसे वाइवा में पूछेगा लेके फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, के सेरिबेलम के फंक्शंस क्या है? लोकेशन आप लोग को समझ आ गई। और ये जो सेरिबेलम है, और से सुने, फंक्शन से पहले सारे बोले व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन? शाबाश, दैट इज वेरी गुड। एंड दैट इज मेडुला। और इस मेडुला पे ब्रेन खत्म होता है, इसको बेस ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये पोन्स है, ये क्या है? मेडुला। और ये क्या है? सेरिबेलम। कितनी चीजें हो गई? 3। इन तीनों को कलेक्टिवली हाइंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी। ये जो सेरेब्रम है, ये तो फोर ब्रेन का हिस्सा है। किसका? फोर ब्रेन। डेप्थ में नहीं जाए, क्योंकि इसमें हम NRE 1 में पढ़ाते हैं टील एनसेफेलान, डाई एनसेफेलान, नाम सुने कि नहीं? तो जो सेरेब्रम है ये फोर ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये क्या है? हाइंड ब्रेन है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। ठीक है जी। अब फंक्शन लेके हेल्प इन बैलेंस, तो यहाँ पे लेके नंबर 1
कि जो सेरिबेलम है ये किस में काम करता है, हेल्प इन बैलेंस, ये बैलेंस में काम करता है, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2 लेके दैट इज कोऑर्डिनेशन, ये किस में काम करता है, कोऑर्डिनेशन। अगर ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए तो फिर इसको एटाक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एटाक्सिया। तो फिर गेट प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन है। और आखिर में 3 में लेके टोन्स ऑफ द मसल, किसको कंट्रोल करता है, टोन्स ऑफ द मसल। ये 3 बातें आप लोगों ने कहीं पे भी जाके वाइवा में बता दिए, दैट इज द परफेक्ट आंसर रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, ठीक है जी। तो जो सेरिबेलम है उसकी फंक्शन में ये 3 बातें बताना दैट इज वेरी वेरी मस्ट फॉर द एग्जामिनर, कि आप उसके सामने बता दे तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से कहेगा कि यार इसने सेरिबेलम के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब हम चलते हैं, वॉक के दौरान, रनिंग के दौरान, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के दौरान, टोन्स ऑफ द मसल है, इवन हमारी जो बैलेंस है, उन सब के अंदर जो प्राइमरीली रोल प्ले करेगा वो क्या है, वो सेरिबेलम है, ठीक है जी। ये आप लोगों को फंक्शन पर, इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स। मैं जस्ट नाम बता रहा हूँ, किसी ने लिखना है तो ठीक है। नंबर 1 एंटीरियर लोब होता है, नंबर 1 इज एंटीरियर लोब। दूसरे का नाम है पोस्टीरियर लोब, ये सेरिबेलम के अंदर होते हैं। 1 इज कॉल्ड एंटीरियर लोब, अनदर इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब, और एक मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ इस तरह लिखे, दैट इज कॉल्ड फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। एक का नाम क्या होता है, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ठीक है जी। ये 3 लोब्स होते हैं सेरिबेलम के अंदर, ठीक है जी। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ये 3 लोब्स होते हैं। इनमें जो सबसे एडवांस लोब है वो पोस्टीरियर लोब है। कौन सा है, पोस्टीरियर। इसमें बैलेंस का मेन काम होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे मेन बैलेंस का काम करने वाला या मोर एडवांस लोब है सेरिबेलम के अंदर, वो कौन सा लोब है, पोस्टीरियर लोब होता है। कौन सा, पोस्टीरियर लोब होता है, ठीक है। और सबसे प्रिमिटिव जो हशरात वगैरह इंसेक्ट्स में भी होता है ना, जो सबसे प्रिमिटिव है, जो मतलब एक लोअर इनवर्टेब्रेट से होकर ह्यूमन तक भी आया है, वो फ्लोकुलो नोडुलर लोब होता है। कौन सा है, फ्लोकुलो। तो फ्लोकुलो नोडुलर इज प्रिमिटिव लोब, लेकिन मोर एडवांस लोब इज ऑलवेज पोस्टीरियर लोब। वो क्या है, पोस्टीरियर लोब। ये जो पोस्टीरियर लोब है सेरिबेलम के अंदर, इसकी कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ होती है, सेरेब्रम, इसलिए इसको हम सेरेब्रो सेरिबेलर लोब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेब्रो सेरिबेलर लोब कहते हैं पोस्टीरियर को, ठीक है जी। क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, मिसाल एक रस्सी है, आप उस पर जा रहे बट आपको सोच आ रही है कि मैं गया तो मैंने गिरना है, समझ रहे कि नहीं। ये जो सोच है ये आपको मजबूर करते सेरेबेलम को बताते सेरेब्रम के ना जाए, क्योंकि आपकी रिहर्सल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप इस रस्सी के ऊपर जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस ये सेरेब्रम बनाता है, लेकिन इसके ऊपर चलना ना चलने के डिसीजन कौन करता है, सेरिबेलम करता है। वो पोस्टीरियर लोब के अंदर होता है कि हमने इस पे जाना है या नहीं जाना है। आप समझ रहे कि नहीं। तो ये आप लोग को जस्ट इसके ट्रिक बताता कि पहले आप लोग को ये पता हो सेरिबेलम है कहाँ पे, सेरिबेलम जो है लोकेशन क्या है, फिर सेरिबेलम के फंक्शंस क्या है और इसके लोब्स कितने होते हैं, ठीक है जी। अब आपको सर कमांड देगा कि चेक द पेशेंट, एग्जामिन द पेशेंट फॉर सेरिबेलम। तो अब लेके स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अभी आप लोग को एनआरई 2 के अंदर ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है जी। स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन जब आपको ये परफॉर्म करेंगे दे विल बी लुक वेरी इजी, और ये इतना आसान है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी जो है ना चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें जब जो स्टेप्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 1 सेरिबेलम एग्जामिनेशन। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सिंपल कहेंगे, आज मुझे प्रोफेसर साहब ने आपका मुआयना करने के लिए कहा है। इस मुआयने के दौरान आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे चल के आप दिखाएंगे, जैसे कुछ आंखों का मुआयना करूंगा, और जब मुआयना करने के लिए कहा है, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। वो कहेगा ठीक है, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है। बातें समझ रहे कि नहीं। वही स्टेप जो हमने बढ़ाई है ना, ये एग्जामिनेशन में चलेगी। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ठीक है। सेरिबेलम एग्जामिनेशन के अंदर हमें एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक्सपोजर हम बाद में करेंगे, बट आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है जी। स्टार्ट कैसे करेंगे, सिटिंग पोजीशन से करेंगे। किससे, सिटिंग। तो लेके सिटिंग पोजीशन में, मिसाल के तौर पे सिटिंग पोजीशन में हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम सिटिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मरीज बैठा है, आप उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने मरीज को यह बताना है कि आप खड़े हो जाए और आप थोड़ा सा 5-6 कदम मुझे चल के दिखाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। मरीज को आपने एक काम करना है। मेरे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम, अभी नहीं, इससे पहले एग्जाम में गए थे ना, जिस ग्रुप को ये आता तो उसको नमाज किस पे मिले थे, आपने मरीज को पहले करके दिखाने कि आप उससे करवा क्या रहे। ऐसा ना हो कि आप बातें बता रहे हो, वो कहते मैंने करना क्या है, उसको समझना है। तो आप मरीज को बताए, देखिए मैं आपको कुछ चीज करके दिखाता हूँ, मैं फिर जैसे करूंगा आपने उसी तरह दोहराना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आपने करना क्या है, देखिए मरीज आपको देखेगा ना,
तो हम ऐसे 5-6 कदम जाएंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 5-6 कदम जैसे आप जाएंगे इसको कहते हैं गेट। इसको क्या कहते हैं? गेट। पहले हम वॉक चेक करते हैं कि मरीज चलते वक्त गिरता तो नहीं है, चलते वक्त मरीज की जो गेट है, जो वॉक है, शेकी जरकी तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो पहले आप मरीज को वॉक करके दिखाएंगे, 5-6 कदम आप जाएंगे, फिर जब आप मुड़ेंगे ना, मुड़ने के दौरान हमारी बैलेंस अगर खो जाती है तो दैट इज 90% सेरेबेलर डैमेज। ये क्या होता है? सेरेबेलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप चल के दिखाते हैं तो जहां पे वो बंदा मुड़ता है ना, उस पर फोकस करना है कि उसकी कोऑर्डिनेशन लेग तो नहीं कर रही है। समझ रहे? दैट इज द वन पॉइंट। फिर आप जब इधर जाएंगे ना, आप लोगों को सबको नजर आना चाहिए, मिसाल में उधर तक गया और मैं दोबारा मुड़ा इस तरफ, तो मैं दोबारा इधर आ रहा हूं, तो आप लोग को इस तरह दिखा रहा हूं। फिर मरीज को कह दे कि जब आप उधर से मुड़ के वापस आने लगे तो आपने फिर इस तरह आना है। देखिए, एक पांव जो है ना रखना है, इसकी जो टोज होती है ना इस पांव की, इसके हील के साथ टच करेंगे ऐसे। समझ रहे कि नहीं? फिर इसकी जो टोज है फिर इसकी हील के साथ टच करेंगे। इसको टेंडम गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडम। और टेंडम गेट के जरिए हम चेक करते हैं कि मरीज सिंगल लाइन में वॉक कर सकता है कि नहीं। किस में कर सकता है? सिंगल लाइन। अगर मरीज मिसाल के तौर पे ऐसे खड़ा है और वो इस तरह करके दूसरी दफा वो इधर से कभी ऐसे जा रहे, सिजर गेट हो रहे, कभी इधर जा रहे, कभी फॉल कर रहे, इसका मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट नहीं है। नंबर 1 हम मरीज को बताएंगे, देखें मैं जैसे करूंगा आपने करने, पहले हम नॉर्मल चल के दिखाएंगे। जब मैं उधर से ऐसे मुड़ूंगा ना, तो फिर मैं एक पांव का दूसरे टोस और हील, इसको हम कहते हैं हील टो वॉक। क्या कहते हैं? हील टो वॉक, जिसको टेंडम गेट कहते हैं। तो हम मरीज को करके दिखाएंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि वो कर सकता है कि नहीं। तो नंबर 1 लेके वॉक, उससे हम क्या करेंगे? वॉक इसलिए कराएंगे टू असेस द गेट। क्या असेस करेंगे? गेट। गेट के लिए हमने मरीज से वॉक करानी है। अब वॉक के अंदर मैंने कहा जब मरीज टर्न करेगा ना, तो हम फोकस करेंगे कि वो ठीक मुड़ता है कि नहीं, कहीं गिरता तो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड वॉक। अब वॉक के अंदर मिसाल के तौर पे और से सुने, अगर मरीज जो है इसने फॉर एग्जाम्पल वो जैसे जाने लगा तो उसका ये वाला पाँव जो है वो इधर आ रहे और ये वाला पाँव ऐसे आ रहे। समझ रहे कि नहीं? इसको कहते हैं सीजर गेट। क्या कहते हैं? सीजर गेट। तो नीचे लेके हम ये देखेंगे सीजर गेट है कि नहीं है। नंबर 1, ठीक है जी। जैसे कैंची नहीं होती कैंची, तो मतलब सीजर गेट। मिसाल के तौर पे अगर इस पाँव जो है, इसका कदम जो है ऐसे आए और इस पाँव का कदम ऐसे, तो ये कौन सा गेट में आता है? सीजर गेट। तो आप लोग लिखते जाए। नंबर 1 क्या चेक करेंगे? सीजर गेट है कि नहीं है। नंबर 2, अब मरीज जब जाएगा, और से सुने, अब मरीज जब वॉक करेगा, क्या पता जैसे वो कदम ले ले और दूसरा कदम लेने के बाद इसकी ये साइड नीचे चली जाती है, फिर इस तरह ऊपर आता है, फिर नीचे चली होता है। ऐसे लोग क्या नहीं, इसको कहते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। क्या कहते हैं? ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी को कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप जॉइंट। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इसमें हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पे ट्रेंडेलेनबर्ग साइन, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ट्रेंडेलेनबर्ग साइन इज द साइन ऑफ व्हाट? हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी। ये क्या है? हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी द मोस्ट लाइकली कॉज इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी। कौन सी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी, ठीक है जी। और जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ये ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल को इनर्वेट करती है। अगर ये वीक हो जाए तो फिर जो हमारी हिप जॉइंट है वो एक साइड पे सिंक करेगी। क्या करेगी? सिंक करेगी, ठीक है जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे देखे मरीज अगर जा रहे ना, अगर वो जा रहे, एक कदम इधर रखता है और एक कदम ऐसे रखता है, इसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड गेट। क्या कहते हैं? ब्रॉड बेस्ड गेट। तो आप लोग लेके वार्डलिंग गेट। एक क्या होता है? वार्डलिंग गेट, WADDLING, वार्डलिंग गेट। जो वार्डलिंग गेट है ये भी ग्लूटियस मिनिमस इंजरी और जो पेल्विक मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से होता है। तो हमने एक यहाँ पे याद रखना है कि मिसाल के तौर पे व्हाट इज दिस? वार्डलिंग गेट। ये जितने भी गेट्स बता रहा हूँ ना, 4-5 किस्म के, इसके डेफिनेशन आप लोगों को आज PDF में मिलेंगे। मतलब वो डेफिनेशन याद रखे कि सर पूछे मैंने इसमें क्या लिखा है कि व्हाट इज दिस गेट, एक लाइन डेफिनेशन, नीचे किस कंडीशन में होता है एक काज मैंने लिखा है। आप समझ रहे कि नहीं? तो आप लोगों से वाइवा में पूछेंगे सीजर गेट क्या है, स्पास्टिक गेट क्या है, समझ रहे कि नहीं? कभी कभार मरीज जब चल के जाता है ना, और से सुने, वो ऐसे जाता है, मिसाल के तौर पे वो अपनी हील रगड़ रगड़ के जाता है, वो पूरा फुट जमीन से उठा नहीं सकता। इसको कहते हैं मैग्नेटिक गेट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक गेट। जिससे मकनातीस होता है ना, एक चीज को जो है ना अपने पास अट्रैक्ट करके उसको छोड़ता है, मैग्नेटिक गेट। ये आप लोगों ने एक डिजीज नाम सुना होगा, हंटिंगटन डिजीज, नाम सुने कि नहीं? या उसके अंदर हो सकता है। ये कभी कभार पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में ब्रेडिकाइनीजा होता है कि नहीं?
पार्किंसन डिजीज का पेशेंट ट्रेमर भी होते हैं और मैग्नेटिक गैट भी होता है, क्योंकि इसकी लेट पाइप मसल रिजिडिटी होती है, उसकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो जब मसल सख्त हो जाए तो फिर पाँव उठाना मुश्किल है कि आसान है, मुश्किल है, तो उसमें मैग्नेटिक गैट होती है। इसको स्पास्टिक गैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पास्टिक गैट। ठीक है जी, आप लोग को मैं बताऊंगा उसके अंदर ताकि आप लोग इसको सीख सके। ठीक है जी, तो हम मरीज को बताएंगे चल के दिखाए, और आपको कहा कि एक पाँव का टोज जो है दूसरे पाँव के किसके साथ टच करना? हील। फिर टोज को हील के साथ टच करना, इसको हम हील टू टो वॉक या टेंडम गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडम गेट। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताऊंगा दैट इज कॉल्ड टेंडम गेट। हम ये बताएंगे मरीज को दैट इज टेंडम गेट। मेरी बात समझ रहे सारे के नहीं? तो टेंडम गेट बताएंगे। यार जिस बंदे ने ना एग्जाम के अंदर 3 बातें भी कराई ना, वो कभी भी यहाँ से फेल नहीं होगा। ये एक स्टेप है सेरेबेलम के अंदर। मरीज को कहे देखिए मैं जैसे चल के दिखाऊंगा आपने उस तरह करना है। पहले आप नॉर्मल जाए 5-6 कदम, फिर आप मोड़े और फिर मरीज को कहे देखे, फिर जब आप उधर से मोड़े फिर आपने ए से आना है। तो आप उसको करके दिखाएंगे, वो फिर करेगा। अब वो नहीं करेगा तो आप कहेंगे सर द पेशेंट कांट एबल टू वॉक इन टेंडम गेट, मतलब देयर इज एबनॉर्मल हील टू टो वॉक, देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको ये नहीं पता कि सेरेबेलर प्रॉब्लम है क्या है, वी विल कंफर्म थ्रू सीटी स्कैन, एमआरआई, वो फिर इन्वेस्टिगेशन बताएगी। बट एटलीस्ट जो सिंगल लाइन वॉक है अगर वो मरीज ना करे तो उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है। यहाँ तक सब समझ रहे कि नहीं? तो हमने पहले स्टेप में मरीज को क्या करना है? वॉक कराना है। इसके बाद मरीज को बताएंगे ना आप बैठ जाए। ठीक है जी, जैसे मरीज बैठेगा अब मरीज को बताएंगे कि आप अपने दोनों हाथ ऐसे रखें मिसाल के तौर पे, और इस स्टेट में आप बैठने से उठ जाए। जैसे उठेगा हम देखेंगे प्रॉक्सिमल मायोपैथी तो नहीं है, क्या अपने अपर लिम्ब के सहारे मरीज तो नहीं उठ रहा, तो हम प्रॉक्सिमल मायोपैथी चेक करेंगे। अगर आप वो क्यों? क्योंकि सेरेबेलर लीजन में हाइपोटोनिया होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिया। और जब मसल की टोन्स कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो मरीज प्रॉपर तरीके से फिर स्टैंड अप नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो एक तो हम ये देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप मरीज को उधर ही बता दें कि आप सीधा देखें। मरीज सीधा देखेगा और आप कहें कि अपनी आंखें बंद करें, हम प्रोप्रियोसेप्शन उसकी नेगेटिव खत्म कर लेंगे। ये टेस्ट जरूर करना है, इसको नहीं भूलना है। मरीज को हमने कहा कि आप सीधा देखें और जब तक मैं ना कहूँ तो आपने आंखें खोलनी नहीं है। तो अब मरीज के दोनों साइड पे हाथ रखें और फिर चेक करें। जब मरीज सीधा देखेगा और इसकी आंखें क्लोज है, देखे कहीं पे मरीज फॉल तो नहीं कर रहा। कभी कभार हम विजुअल इनपुट आ रही है देख रहे तो हम उसके बदौलत खड़े होते हैं। जब हमारे आंखों से हर एक चीज खत्म हो जाती है, हमें कोई चीज सिग्नल नहीं आ रही विजुअल, तो फिर कभी कभार हम जो है ना गिर जाते हैं। अगर मरीज जो है उसकी विजुअल इनपुट आप मिनिमाइज करें, उसकी विजुअल इनपुट 0 करें, आप उसकी आंखें क्या करें? बंद करें। लेकिन बंद आंखों के ऊपर अगर मरीज गिर जाता है तो ये फिर सेरेबेलर प्रॉब्लम हो नहीं है। लोग कहते हैं सेरेबेलर प्रॉब्लम है, ये सेरेबेलर प्रॉब्लम हो नहीं है, इसको कहते हैं सेंसरी एटाक्सिया। कहते हैं सेंसरी एटाक्सिया। आपकी जो सेंसेशन है ना, जो विजुअल सेंसेशन है वो आपने बंद कर दी, और विजुअल सेंसेशन बंद करने के बाद अगर मरीज गिरता है तो उसका नाम क्या है? सेंसरी एटाक्सिया है। बट अगर मरीज जो है वो खड़ा रह गया, मिसाल वो गिर ना गया, तो फिर उसको सेरेबेलर एटाक्सिया हो सकता है। वो हम वॉक से मालूम करते हैं, बट कम से कम सेंसरी एटाक्सिया नहीं है। तो दिस इज टेस्ट इज कॉल्ड रोमबर्ग टेस्ट। उसका नाम क्या है? रोमबर्ग टेस्ट। तो आप लोग लिखें कि इसके बाद वॉक के बाद जो हम दूसरा टेस्ट करेंगे इसका नाम क्या है जी? रोमबर्ग टेस्ट है। ठीक है जी, रोमबर्ग टेस्ट इज डन, नीचे लिखे, टू डिफरेंशिएट सेरेबेलर एटाक्सिया फ्रॉम सेंसरी एटाक्सिया। ये सेरेबेलर एटाक्सिया और किसको डिफरेंशिएट करना है? सेंसरी एटाक्सिया। जितने लोग बैठे समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है दैट इज जी नहीं, वॉक का मैंने नहीं बोला है। हम मरीज को कड़े कड़े टेस्ट कराएंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आप लोग को समझ आएगी। बट अगर आपसे सर वहां पे पूछे इस टेस्ट का मतलब क्या है, तो आंसर होना चाहिए कि सर ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो एटाक्सिया है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वो सेरिबेलर है या सेंसरी है। ठीक है जी, अब कैसे परफॉर्म करते हैं? अभी हम किसी बंदे को एज ए कैंडिडेट लेंगे तो 2 मिनट में परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पहले के सेरिबेलर वर्सेस, वेरी गुड, सेंसरी एटाक्सिया। लेकिन एक चीज याद रखे कि अगर बंदा आंखें बंद करके गिर जाता है तो सेंसरी एटाक्सिया है। क्या है? सेंसरी। लेकिन सेरेबेलर एटाक्सिया में ये चीजें नहीं होती है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रोमबर्ग टेस्ट। फिर रोमबर्ग टेस्ट के बाद आप मरीज को बता दे कि भाई आप बैठ जाए, मिसाल के तौर पे वो आप उसको कहते हैं बैठ जाए, तो उसके बाद हम मजीद टेस्ट करेंगे। उसको हम कहेंगे कि आपने सीधा देखना है और आपको जिस डायरेक्शन में उंगली में मूव करूंगा आपने उसको देखना है।
तो लेके एग्जामिन फॉर नेस्टेगमस, हम क्या चेक करेंगे? नेस्टेगमस। मैंने आप लोगों को बताया था फ्लोकुलो नोडुलर लोब डैमेज हो जाए तो क्या होगा? नेस्टेगमस। तो यहाँ पे लेके नेस्टेगमस के लिए अब कैसे चेक करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे, और इसी में आप लोग का 3rd, 4th और 6th एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे लेके एच पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एच पैटर्न। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो हमें इसके अंदर जो मेन काम करना है दैट इज कॉल्ड एच पैटर्न। सबको समझ आ रही है कि नहीं? तो एच पैटर्न बनाएंगे। फिर मरीज को आप कोई वर्ड बताए, आप कहे कि आप बोले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मरीज अगर नहीं बोल पाएगा, इसको कहते हैं स्कैनिंग स्पीच। क्या कहते हैं? स्कैनिंग स्पीच। तो लेके स्पीच असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? स्पीच असेसमेंट करेंगे, ठीक है जी। दैट इज इंपॉर्टेंट वन, स्पीच असेसमेंट। ये सारे प्रैक्टिकल आप लोगों को परफॉर्म, देखिए एकेडमीज वगैरह ये लिखते नहीं है, वो बस बंदे को बैठा के बोल, फिर आप लोग याद नहीं करेंगे। मैं नोट्स बना रहा हूँ ताकि आप घर जाए तो फिर नोट सामने हो, जो गलती उसमें फिर बार बार देखे, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, ठीक है जी। तो स्कैनिंग स्पीच इसको कहते। कभी भी जो स्पीच प्रॉब्लम है वो सेरेबुलर प्रॉब्लम में स्लर्ड स्पीच नहीं होता। स्लर्ड स्पीच स्ट्रोक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्ट्रोक के अंदर। यहाँ पे स्कैनिंग स्पीच होता है। कौन सा? स्कैनिंग स्पीच होता है, ठीक है जी। मैंने स्पीच के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो आप लोगों को कल या परसों इधर प्ले करूंगा, तकरीबन 2 मिनट। उसमें बंदा बैठा होगा, वो आपको स्पीच के बाद जैसे स्लर्ड स्पीच पे बात करेगा, स्कैनिंग जैसे प्रैक्टिकल बता दे, तो आपको पता चलेगा कि स्कैन और स्लर्ड में प्रैक्टिकल क्या डिफरेंस होता है। बट स्लर्ड स्पीच स्ट्रोक में होता है, स्कैनिंग स्पीड सेरेबुलर प्रॉब्लम में होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेके जनाब फिंगर नोज टेस्ट। क्या करेंगे? फिंगर नोज टेस्ट। तो फिंगर नोज टेस्ट जो है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, फिंगर नोज टेस्ट। अभी हम परफॉर्म करेंगे। मरीज को बताते हैं कि अपनी उंगली से मेरी उंगली को टच करे और वही उंगली पर अपने नोज के साथ टच करे। तो नोज और किसके साथ? फिंगर। ये हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस देखते हैं। अगर मरीज नोज टच करे बट फिंगर से निकले बाहर, फिर या फिंगर टच करे नोज को टच ना करे, तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लेक ऑफ बैलेंस है। तो हम फिंगर नोज टेस्ट जो है वो जरूर चेक कराते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखे फॉर एग्जांपल रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट ऑफ हैंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रैपिड अल्टरनेटेड मूवमेंट ऑफ हैंड। मरीज को बताते हैं कि आप जो है देखे उसको करके दिखाते हैं कि देखे जैसे मैं करूंगा आपने इसके बाद ऐसे करना है। आपने एक हाथ ऐसे किया और दूसरा हाथ इस पर रख दिया, फिर आपने जितना जल्दी कर सके, इसको रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट कहते हैं। आपने ऐसे कर दिया और फिर इसके बाद आपने ऐसे किया, दोनों साइड, दोनों हेमिस्फीयर में करें। अगर एक मरीज ऐसे करे, बल्कि ऐसे जाए, ऐसे, जिसका एटाक्सिया होता है वो नहीं कर पाएगा ऐसे, लेकिन दूसरे हाथ से वो करे, तो उसका एक साइड की हेमिस्फीयर डैमेज है और एक साइड क्या है? नॉर्मल है। समझ रहे क्या नहीं? बट जिस हाथ से ना करे उस साइड का मसला है, क्योंकि ना भूले एब्सिलेटरल है। क्या है? एब्सिलेटरल। इनएबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू डू नॉट डू रैपिड मूवमेंट ऑफ द हैंड, इसको डिसडायडोकोकाइनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसडायडोकोकाइनेसिया। ये आप लोग लिखे ताकि याद रहे, डिसडायडोकोकाइनेसिया, दैट इज कॉल्ड डिसडायडोकोकाइनेसिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोगों से सर पूछेगा कि चलिए इफ द पर्सन कैन नॉट एबल टू डू दिस थिंग व्हाट यू विल सस्पेक्ट, दिस टर्म इज कॉल्ड डिसडायडोकोकाइनेसिया, ठीक है जी। तो हम इसके लिए रैपिड मूवमेंट ऑफ द हैंड करवाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेके टोन्स ऑफ द मसल, सेरेबेलम हेल्प इन दी टोन्स ऑफ द मसल। तो लेके टोन्स ऑफ द मसल चेक करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं सेरोटोन्स ऑफ मसल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल टोन्स ऑफ द मसल हम कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाता हूं। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेके हील शेन टेस्ट। कौन सा? हील शेन टेस्ट, ठीक है जी। जैसे हम अपर लिम्ब में फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, तो लोअर लिम्ब में सारे बोले क्या करेंगे? हील शेन टेस्ट करते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए करते हैं, इसको हम हील शेन टेस्ट कहते हैं, ठीक है जी। हील शेन टेस्ट मेरे स्टूडेंट तो जितने भी हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब इंशाल्लाह पास होगा तो वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताएगा, तो सारे स्टूडेंट यही बताते हैं कि सर हम 3-4 जब परफॉर्म करते, सर कहते ठीक है। अगर आप यहाँ तक परफॉर्म करेंगे आपको किसी भी ओस्की में फेल नहीं करेगा। अगर इसके बाद सर पूछे और कुछ है, और कुछ ऐसी चीज है जो इसके अलावा भी कर सकते हैं, तो नीचे लेके रिफ्लेक्स चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्स। क्योंकि हाइपोटोनिया के अंदर जब टोन्स ऑफ द मसल डिक्रीज हो जाए तो रिफ्लेक्स भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है कि नहीं? तो मतलब सेरेबेलर लीजन के अंदर हाइपोटोनिया की वजह से हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है। क्या होता है? हाइपोरिफ्लेक्सिया। तो पटेला टेंडन का नाम सुने कि नहीं?
हम जब रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे ना, आप लोगों ने विद इन 3 to 4 डेज के बाद इंशाल्लाह अपने पास रोज के लेवल पे हैमर लाया करें, जो हमारी रिफ्लेक्सेस हैमर है लाया करें, ताकि इधर आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग को पता चले कि इसको यूज कैसे करते हैं, तरीका क्या है, ताकि आप लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्स चेक करेंगे, और ब्रैकेट में लिखे दैट इज कॉल्ड नी रिफ्लेक्स। क्या चेक करेंगे? नी रिफ्लेक्स। और इसमें क्या होता है? हाइपर रिफ्लेक्सिया के हाइपो रिफ्लेक्सिया, बट इसका एक स्पेसिफिक नाम है, और से सुने। मिसाल के तौर पे आपने ये नी जॉइंट जो है ना वो हिट कर दिया ना, और से सुने, अगर कोई बंदा हिट करने के बाद उसकी जो लेग है ना, लेग ये एक दफा ऊपर और ऐसे नीचे आए, वन डायरेक्शनल मूवमेंट इज नॉर्मल। बट अगर एक बंदा है, आपने उसकी ये हिट कर लिया, बट ऊपर जाने की बजाय वो ऐसे आ गई, पीछे चली गई, हाइपोटोनिया, हाइपो रिफ्लेक्सिया। क्या है? हाइपो। इट इज अ साइन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। क्या है? लोअर मोटर। इधर और से सुने, आपने दोबारा हिट किया, बट एक बंदे की पाँव इधर तक आने की बजाय ऐसे गई, बहुत ऊपर गई, दैट इज कॉल्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया। क्या है? हाइपर। अब सारे फोकस करें, सारे बात अभी आने वाली है। आपने हिट किया ना, जैसे हिट किया तो आप देखे कितनी बार जल्दी चाहिए? एक। मैंने कहा नॉर्मल इज हिट, खत्म। अब देखे उतना ही, लेकिन रिपीटिशन क्या है? ज्यादा। इन फिजिक्स लाइक अ पेंडुलम, इसको पेंडुलर नी रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलर नी। और पेंडुलर नी भी इसलिए है कि मसल के ऊपर टोन का कंट्रोल नहीं है। तो लेके इन सेरेबेलर लीजन देयर इज अ पेंडुलर रिफ्लेक्स। क्या होता है? पेंडुलर रिफ्लेक्स। और इसका जो मेन वजह है दैट इज हाइपोटोनिया। ये क्या है? हाइपोटोनिया। तो अगर सर पूछे कि विच रिफ्लेक्स यू विल सस्पेक्ट इन सेरेबेलर प्रॉब्लम, पेंडुलर नी जर्क। कौन सा? पेंडुलर नी जर्क या पेंडुलर रिफ्लेक्स को हम कहते हैं। तो आप लोगों ने इसी के साथ अगर लिखना है दैट इज कॉल्ड पेन, इस तरह आप लोगों ने लिखना है, मिसाल के तौर पे दैट इज कॉल्ड पेंडुलर रिफ्लेक्स या नी, पेंडुलर नी उसको कहते हैं। व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द रिफ्लेक्स इज मोर देन 1 3 to 4 टाइम, मतलब वो खुद बहुत ऐसे जो है ना जाएगी, इसको पेंडुलर नी कहते हैं। और इसका वजह ये है कि दैट इज अ साइन ऑफ हाइपोटोनिया। ये क्या है? हाइपोटोनिया है। देखिए हम ओस्की में ये जो IMM के एग्जाम्स होते हैं, CPS के बाद 2 साल ट्रेनिंग में, फिर वहाँ पे वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेते हैं। उसमें जो सेरिबेलम आती है ना, जो FCPS लोगों को, वो एक प्रोफेसर बता रहा था कि इसमें आप लोगों ने 4-5 चीजें नहीं भूलें। इसके बाद मरीज को कहे कि अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके ताउन का शुक्रिया, बस यहाँ पे खत्म है। तो आप लोगों ने ये टेस्ट वगैरह करवानी है, यही सेरिबेलम है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, समझ गए सारे के नहीं? तो ये इसकी थ्योरी है, आपने ताउन का शुक्रिया अदा करना है, बस खत्म करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद मिसाल के तौर पे आप लोगों ने घर में जाके कौन सी चीज जहन में रखनी है, अगर कुछ भी याद ना रहे वो कम से कम करनी है। ठीक है जी। तो लेके निमोनिक्स, एक निमोनिक बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो याद रहे। तो निमोनिक में लेके मिसाल के तौर पे जो निमोनिक है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी चीज, लोग इसको ऐसे याद करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेनिश। क्या याद करते हैं? डेनिश। अगर आप लोग को ये डेनिश निमोनिक याद हो जाए तो ये ज्यादातर सेरेबेलम को कवर करता है। डेनिश के अंदर डी फॉर डिस डायडोकोकाइनेसिया। क्या चेक करेंगे? डिस डायडोकोकाइनेसिया, रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड। बताया है कि नहीं? तो डी का मतलब यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड डिस डायडोकोकाइनेसिया। मेरी बात समझ रहे सारे के नहीं? तो ये हम चेक करेंगे। फिर इसके बाद ए फॉर एटाक्सिया, ए फॉर एटाक्सिया। तो एटाक्सिया का मतलब ये है कि हमें गेट का पता होना चाहिए, जब बंदा वॉक करके दिखाएगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सारे बोले ए फॉर एटाक्सिया, दैट इज एटाक्सिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद एन फॉर नेस्टेगमस। क्या चेक करेंगे? नेस्टेगमस चेक करेंगे। नेस्टेगमस डैमेज होगा तो कौन सा लोब के अंदर इशू है? शाबाश, फ्लोकुलो नोडुलर लोब। कौन सा? फ्लोकुलो नोडुलर लोब। फिर यहाँ पे ये जो आई है, मिसाल के तौर पे आई से मुराद होता है इम्पोर्टेंट टेस्ट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट टेस्ट। इम्पोर्टेंट टेस्ट से मुराद लेके फिंगर नोज टेस्ट। कौन सा होता है? फिंगर नोज, वो जरूर करना है। प्लस इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड फिंगर नोज। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस रोमबर्ग, कौन सा टेस्ट होता है? रोमबर्ग। अभी सिखाया है कि नहीं? तो फिंगर नोज और रोमबर्ग, दैट इज आई फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस आई का दूसरा मतलब होता है कि जब बंदा सेरिबेलर लेजर में आता है ना, इसको इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं। कौन सा? इंटेंशनल। फाइन ट्रेमर किस में होते हैं? हाइपर थायराइडिज्म में। रेस्टिंग ट्रेमर किस में होता है? पार्किंसन में।
सेरिबेलर लेजन में इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं। कौन से होते हैं? इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं। ठीक है जी। तो आई फॉर इंटेंशनल ट्रेमर भी है, बट आई फॉर इंपोर्टेंट टेस्ट है जो हमें नहीं भूलने हैं, फिंगर नोज प्लस रोमबर्ग टेस्ट है। एस फॉर स्केलिंग स्पीच, क्या है? स्केलिंग स्पीच। आप लोगों को मैंने ये बोला था कि मतलब जो स्पीच प्रॉब्लम है आप उसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे वो नहीं बोल पाएगा, तो यहाँ पे लिखे एस फॉर स्केलिंग स्पीच, ये क्या है? स्केलिंग स्पीच। और एच फॉर हील शेन टेस्ट है। कौन सा है? हील शेन टेस्ट। अब ये सारे कवर हो गए कि नहीं? सो डेनिश के अंदर ये चीज आप लोगों ने बतानी है, हील शेन टेस्ट है। ठीक है जी, हील शेन टेस्ट ये भी हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता चले कि देयर इज कोऑर्डिनेशन आर नॉट। प्लस लिखे हाइपोटोनिया, एच फॉर हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया के अंदर कौन सा जर्क मिलेगी? दैट इज कॉल्ड नी। लेकिन यूजुअल परफॉर्म नहीं करते, अगर वो पूछेंगे तो हम बताएंगे वाइवा में कि इन सर्टन सेरिबेलर डिजीजेस, लेकिन पेंडुलर जर्क इज नॉट ऑलवेज सेरिबेलर प्रॉब्लम, इट मे आर मे नॉट बी। बट जब सेरिबेलर लीजन होता है तो उसमें यूजुअली हाइपोटोनिया की वजह से पेंडुलर नी के चांसेस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग इस पे 2-3 दफा मेहनत करें कि व्हाट इज डेनिश स्टैंड फॉर, दैट विल हेल्प यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेस्ट यू विल डेफिनेटली डू इन द OSCE एग्जाम इफ दे आस्क व्हिच एग्जामिनेशन, सेरिबेलर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। सो दैट इज फॉर थ्योरी पार्ट। अभी 20 मिनट ब्रेक करें, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज के दिन हमने 2 एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से करने हैं। हमने तो इधर आधे घंटे में खत्म करने, घर जाके इस पे हर एक बंदा 1-1 घंटा प्रैक्टिस करेगा। ठीक है जी। आप लोग क्या करेंगे, जैसे हॉस्टल में कोई रहता है 3 बंदे 4 बंदे, आप बैठे रहे, किसी को कमांड दे दे कि आप इस बाई पे करें, मिसाल के तौर पे गलत करे बैठ जाए, फिर गलत करे फिर बैठ जाए, अ टाइम विल कम दैट विल बी वेरी करेक्ट एंड वेरी कॉन्फिडेंटली डू। और क्या पता आज की जो एग्जामिनेशन हमने पढ़ी, एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड, ये पूरे NRE 2 में आपको आए, पूरे एग्जामिनेशन ही ना आए। मतलब मैंडेटरी तो अलग है, जैसे एब्डामेन का आएगा या प्रिकार्डियम का आएगा वो तो करेंगे, बट क्या पता एक एग्जामिनेशन आज के दिन से ही कवर हो जाए। तो हर एक एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी एग्जामिनेशन शुड टेक इट वेरी सीरियस। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अभी 20 मिनट ब्रेक करें, फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, सब क्लियर है। इसमें अब एक और चीज लास्ट में बता रहा हूँ, अगर एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे ना कि सर जैसे हम सेरेब्रल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, हमने वॉक भी कराई, हमने रोमबर्ग टेस्ट भी कराया, या मिसाल रोमबर्ग टेस्ट हमसे भूल गया, लेकिन हमने बंदे को बैठाया, हमने इसकी जनाब आई एग्जामिनेशन की, उसको बताया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोले, लेकिन बाद में पता चला बिटवीन जब आप कर रहे एक वक्त आया हील शेन टेस्ट के बाद कि भाई रोमबर्ग टेस्ट हो रहता है, तो आप उसी वक्त बंदे को बताए, खड़े हो जाए, आंखें बंद करके सीधा देखे। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, समझ रहे कि नहीं। अगर ये टेस्ट आपसे आगे पीछे भी हो जाते हैं, इट्स वेरी परफेक्ट, बट द मेन थिंग दैट द टेस्ट शुड बी एटलीस्ट कंप्लीट इन एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है जी। जो एग्जामिनेशन का हिस्सा है, जितना नंबर ऑफ टेस्ट आप ज्यादा परफॉर्म करेंगे उतना इंप्रेशन अच्छी आएगी। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा है, ये इसका किसी भी किताब के अंदर, किसी भी मेडिकल के कानून के अंदर इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप इस सीक्वेंस को आगे पीछे ऐसा ना हो, बहुत स्टूडेंट अपने आप को जोर देते हैं कि आप जैसे सर ने बोला है हमने उस तरह करना है। नहीं, आप रोमबर्ग पहले करें, हील शेन बाद में करें, हील शेन पहले करें, रोमबर्ग बाद में करें, बट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी जो स्टेप्स है ना वो कंप्लीट होने चाहिए। समझ रहे क्या नहीं। तो जो एग्जामिनेशन के स्टेप्स है उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है जी। क्लियर हो गया क्या नहीं। अभी ब्रेक करें 20 मिनट, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं बस।